बड़े घर के लड़के यानी कि राजेश के साथ होती है। राजेश की 4 बहनें हैं और सभी अपने भाई पर जान छिड़कती है। अरे पापा, ये राजेश के लिए कैसी छोटी सी हिट की लड़की ब्याह लाए आप? हम लोगों का भाई तो राजकुमार है, उसके लिए तो कोई राजकुमारी होनी चाहिए थी। गौरी को ननद की बात बुरी लगती है और वो रोने लगती है। अरे क्यों गला फाड़ रही है? क्या गलत बोल दिया मेरी बेटी ने? इकलौता बेटा है हमारा, समझी? वो तो तेरे ससुर हाँ कराए थे, वरना मैं तो ना करवाती तेरी शादी अपने हीरे जैसे बेटे से। ननदे सास को भरती और सास गौरी से लड़ती। ये क्या है? तुम्हारी बहनें और माँ आए दिन मुझे खरी खोटी सुनाती रहती है। क्यों नहीं बोलते उन लोगों को कुछ? अरे क्या बोलूं? अब उन लोगों का इकलौता भाई और बेटा होना, तो वो लोग थोड़े इमोशनल है मुझे लेकर, समझा करो ना। और कौन सा वो लोग रोज आते हैं ससुराल से? माना एक साथ नहीं आती, लेकिन रोज कोई ना कोई तो खड़ा ही रहता है ना। खैर, जैसे तैसे कुछ साल गुजरते हैं। गौरी एक प्यारे से बेटी की माँ बनती है। सुनिए, हर बात पर ससुर जी से पैसा मांगना ठीक नहीं लगता। आप कोई काम क्यों नहीं करते हैं? काम तो मैंने कभी किया ही नहीं गौरी। पापा के पास इतना पैसा है कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन कहते हैं ना, हर दिन एक सा नहीं होता। गौरी के ससुर की मृत्यु हो जाती है और घर में गरीबी छा जाती है। गौरी ननद को फोन करती है। दीदी, अब जीजा जी को बोलकर इन्हें कहीं नौकरी दिलवा दो ना। घर चलाना मुश्किल हो रहा है। माँ जी की भी तबीयत खराब रहती है। दवाई का खर्चा और मुन्ने की पढ़ाई का खर्चा काफी है। कुछ मदद मिल जाएगी दीदी। देखो गौरी, तुम तो जानती हो मेरे खुद के 3 बच्चे हैं, तो ये मत सोचना कि बात घुमा कर बोलोगी तो मैं कुछ मदद कर दूंगी। अब पति तुम्हारा है, सास तुम्हारी है, तो करना तो तुमको ही है ना। हम भी तो निभा रहे हैं। खैर, बोल दूंगी इनको। गौरी समझ जाती है। वो दूसरी ननद को फोन करती है, लेकिन वहाँ से भी उसे कुछ ऐसा ही जवाब मिलता है। अरे भाभी, हमारा भाई कैसे काम करेगा? वो तो राजकुमार है। बस आप जरा माँ का ख्याल रखो, उन्हें कोई तकलीफ मत होने देना। बाकी करते हैं बात आराम से। गौरी के सामने संकट आ जाता है कि वो कैसे अपना परिवार चलाए। ना पति काम करना चाहता है और ना ननदे मदद। फिर एक रोज गौरी की सहेली कहती है, गौरी, मैं ना एक फैक्ट्री में काम करती हूँ, तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ। क्यों नहीं तुम भी मेरे साथ वहाँ काम करती? अरे लेकिन मुन्ना तो छोटा है ना। तो क्या हुआ, तेरी सास और पति तो घर पर ही हैं, वो लोग संभाल लेंगे। तू चल मेरे साथ। गौरी ने अब काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसका सपना अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देने का था। गौरी अपने भाई से कहती है, भाई, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस पर मेरे गौरव का भी एडमिशन हो सकता है क्या? अरे कैसे बात कर रही है गौरी? जितना तू कमाती है उतने में तो तेरा घर भी नहीं चलता। तू कहाँ इतने महंगे स्कूल का सपना देख रही है? लेकिन गौरी भी ठान लेती है कि वो किसी न किसी तरह अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगी। माँ जी, ये मेरे गहने हैं, मैं बेच रही हूँ। गौरव का कल एडमिशन है। अरे वो तो ठीक है गौरी, लेकिन आगे की फीस कैसे मैनेज करेगी? और ज्यादा मेहनत कर लूंगी माँ। गौरव कुछ बन गया तो हम लोगों के सारे दुख दर्द दूर कर देगा। गौरी, हम लोगों ने तुझे गलत समझा, लेकिन तू ही थी जो ये घर लेकर चल रही है, वरना कब की अलग हो जाती। गौरी सास की ओर मुस्कुराकर देखती है। आप भी तो मेरा साथ दे रही हैं ना। अरे कभी खाने में अंडा या मुर्गा भी खिला दिया करो। क्या रोज रोज पत्ता खिलाती रहती हो? अरे शर्म तो आती नहीं, सारा दिन बहू काम करके पैसे लाती है, खुद तो कुछ करता नहीं, ऊपर से मुर्गा खाना है इसको। गौरी अपना घर चलाने के लिए तो पर्याप्त पैसे कमा लेती है, लेकिन बेटे के महंगे स्कूल, कोचिंग और उसकी डिमांड पूरी करने के लिए उसे लोगों से पैसे उधार लेने पड़ते। माँ, मुझे जूडो कराटे की ड्रेस चाहिए, मैं घर के कपड़ों में क्लास नहीं अटेंड करूँगा। और क्या, बिल्कुल, घर की भी कोई ड्रेस होती है क्या? मैं कल ही ला दूंगी। हाँ बच्चा,
तू बस मन लगाकर पढ़ाई किया कर। उसके जाने के बाद कहाँ से लाएगी पैसे ड्रेस के? माँ वो पास वाली चाची से कुछ पैसे उधार लूंगी। अरे सभी से तो उधार ले चुकी है तू। कर्जा इतना चढ़ा लिया है कि पूरा जीवन भी कमाएगी तो उतार नहीं पाएगी। अरे माँ जी, गौरव कुछ बन जाए तो मुझे कमाने की क्या जरूरत, फिर तो मैं बस रानी बनकर राज करूंगी। एक दिन गौरव कहता है, माँ मेरी नौकरी लग गई है, वो भी अच्छे पैसों में। अब हम लोगों के बुरे और दुख के दिन जल्दी खत्म हो जाएंगे। गौरी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो सास की फोटो के सामने हाथ जोड़ती है कि उसका पति उसे कहता है, देखा गौरी, तेरी तपस्या खत्म हुई। इतने सालों से जो तू फैक्ट्री में नौकरी कर रही है, अब तू आराम कर सकती है। अरे नहीं नहीं, अभी तो नौकरी लगी है, कुछ दिन कुछ पैसे कमा तो लेने दो। कुछ महीनों बाद गौरी की ननद गौरव के लिए रिश्ता लेकर आती है। अरे भाभी, वो मैं ना रिश्ता लेकर आई थी गौरव के लिए, सुना अच्छा कमा रहा है, क्यों? देखा मेरी बहन कितनी अच्छी है, कितना सोचती है हम लोगों के लिए। गौरी कुछ नहीं कहती, लेकिन उसका मन नहीं होता है कि वो बेटी की शादी इतनी जल्दी कर दे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अभी कुछ कर्जा है जिसे उतारना है। तो क्या हो गया, शादी के बाद भी उतार लेगा, कम से कम एक लड़की आ जाएगी तो आराम रहेगा। गौरी लोगों के प्रेशर में आकर बेटे की शादी कर देती है और शादी के बाद एक दिन जब अपनी फैक्ट्री में जाती है, मैनेजर साहब, कैसे इस फैक्ट्री में 22 साल काम कर लिया पता ही नहीं चला। अब तो बेटा सेटल हो चुका है, नौकरी की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सभी का शुक्रिया। गौरी बहन, बहुत मेहनत की तुमने जीवन में, अब भगवान कोई मुश्किल ना दे। गौरी घर आती है, लेकिन दरवाजे के बाहर से ही उसे बहू और बेटे की आवाज सुनाई देती है। क्या है, तुम्हारी माँ ने तो सोचा भी नहीं कि जो कर्जा वो ले रही है खुद की अय्याशी के लिए, वो हम लोग क्यों भरे? उनका कर्जा है वो देखे। हाँ लेकिन क्या करूं, माँ को छोड़कर रह भी तो नहीं सकता ना। अरे रह नहीं सकते तो क्या करोगे, पूरी जिंदगी उनका कर्जा चुकाते रहोगे? कल को हमारी भी फैमिली बढ़ेगी, कैसे मैनेज करेंगे? मैं नहीं जानती, साफ साफ बोल दो पैसे नहीं है फालतू के। जिसका कर्जा है वही निपटाए। गौरी बेटे बहू की बात सुनकर स्तब्ध रह जाती है और अंदर न आकर वहाँ से सीधे फैक्ट्री जाती है। मैनेजर साहब, मैं सोच रही थी कि इतनी जल्दी नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, जब तक हिम्मत है तो कर लेते हैं। वो मेरा इस्तीफा ना वापस कर दीजिए। ये बोलकर गौरी की आंख लाल हो जाती है। मैनेजर समझ जाता है कि गौरी की उम्मीद टूट चुकी है। वो उसके हाथ में इस्तीफा रखकर कहता है, कर्जा माँ का है तो माँ ही चुकाएगी। माँ का कर्जा आज तक क्या कोई चुका पाया है? देवरानी की शादी। रमा बहन फितरत से लालची और मक्कार, दो बेटे थे, लेकिन दोनों के बीच दो आंखें थी रमा बहन की। कारण थी बड़े की कमाई और छोटे की बुरी किस्मत। माँ जी खाना लगा दिया है, खाना खा लीजिए ना, क्योंकि फिर मुझे इनके लिए कपड़े लेने बाजार जाना है। कल ही ऑफिस के काम से अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ पहनने के लिए सर्दी के कपड़े लेने होंगे ना। क्या कहा? राम अमेरिका जा रहा है? इतनी बड़ी बात उसने मुझे नहीं बताई, क्यों? अरे माँ, अभी अभी तो फोन आया है, मीटिंग में अभी उन्हीं का नाम आया, तो कल की टिकट भी हो गई और उन्होंने कहा भी कि माँ को जरूर बता देना। अरे वाह भाभी, क्या किस्मत है भैया की, आज दिल्ली कल अमेरिका। अरे चुप कर मनहूस, कहीं टोक ना लगा देना मेरे बेटे को। जरा अपने पति को भी बोल कुछ काम धंधा करे, सारा दिन न जाने क्या क्या करता रहता है घर में बैठकर। अब अच्छा छोटी, तैयार हो जा, साथ चलेंगे बाजार। और हाँ, तो वो साड़ी भी ले लेना जिसकी चूड़ियां लेनी थी ना तुझे। छोटी, जिसका मूड सास की बात से दुखी था, अब जेठानी की बात से खुश हो जाता है। वो चहक उठती है, हाँ हाँ भाभी, मैं अभी ले आती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। अरे क्यों सर चढ़ा रखा है इसे? करते क्या है ये लोग घर के लिए?
सिर्फ मुफ्त में बैठकर रोटियां तोड़ रहे हैं। माँ, आप छोटी को ऐसा मत कहे ना, उसकी क्या गलती है? झूठ बोलकर आपने उसकी शादी करवाई, वरना सुंदर और बड़े घर की बेटी थी, क्या उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से ना हो जाती? अरे क्या झूठ बोला, बस यही ना कि लड़का कोई नशा नहीं करता और लाखों की नौकरी है। कोई बात नहीं, लड़का दिखने में तो सुंदर ही है ना, वही तो देखा इन लोगों ने भी। खैर, देवरानी और जेठानी दोनों बाजार जाती है, जहाँ देवरानी बार बार साड़ी के पल्लू से अपनी बाजू का दाग छुपाने की कोशिश करती है। अरे क्या छुपा रही हो छोटी, दिखाओ मुझे। नहीं नहीं दीदी, कुछ नहीं, वो दरवाजे से चोट लग गई थी ना, तो लाल पड़ गया है। नहीं नहीं, ये दाग दरवाजे का नहीं है। देवर जी ने फिर पिटाई की ना तेरी। देवरानी रोने लगती है। दीदी, क्या गलती थी मेरी, मैंने क्या गलत किया? कहा नशा मत करो तो मारने लगे, अरे कुछ पैसे मांगो तो मारने लगते हैं। दीदी, क्यों झूठ बोला आप लोगों ने मुझे? बड़ी बहू अब खुद को मुजरिम समझने लगती है। वो छोटी से क्या कहती? क्या छोटी मानती कि उसे तो ये सारी बात पता भी नहीं थी? शादी में बड़ी का दखल ना के बराबर रखा था सास ने। छोटी, तेरी उम्र कम है, ऊपर से कोई बच्चा भी नहीं, देवर जी के साथ 2 साल हो गए हैं तुझे, तू दूसरी शादी कर ले। छोटी रोने लगती है। नहीं दीदी, मैं प्यार करती हूँ उनसे, वो जैसे भी है मेरे पति हैं, मैं ठीक हूँ, बस ये ठीक हो जाए। बड़ी बहू छोटी का पूरा ख्याल रखती, लेकिन एक दिन तो हद हो जाती है। कर्जा मांगने वाला घर पर चला आता है। पुलकित का घर यही है? हाँ हाँ, छोटा बेटा है मेरा, बताओ क्या बात है? बुढ़िया, तेरे बेटे ने नशा करने के लिए 1 लाख लिए थे मुझसे, वो पैसे दे दे, वरना मैं पूरा घर तोड़ दूंगा। बहुत बड़ा गुंडा हूँ मैं यहाँ का। अरे ऐसा कैसे 1 लाख लेने आ गए हो? मेरा बेटा नशा करता ही नहीं है। तभी छोटा बेटा आ जाता है। वो कर्जा लेने आए लोगों को देखकर डर जाता है। अरे कल्लू भाई, मैं आपके पास ही आने वाला था। बेटा, तू इसे जानता है? तभी वहाँ छोटी भी आ जाती है। तू अंदर जा बहू, ये घर की बात है। माँ, उसे हक है सब जानने का कि उसका पति क्या क्या करता है। भाभी, आप ज्यादा बीच में मत पड़ो। 4 पैसे भैया क्या कमाते हैं, आप कुछ ज्यादा ही नाक घुसेड़ने लगी हो। ये मेरा कर्जा है, मैं निपटा दूंगा। अरे ये फैमिली ड्रामा मेरे जाने के बाद में करना, मेरे पैसे दो, फिर खेलना ये कहानी घर घर की। अब माँ, ये कंगन जो तूने पहने है ना, दे दे इसे। वैसे भी मेरे ससुराल वालों ने तो दिए थे तुझे। अरे नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं दूंगी। क्यों दे दूं? अरे माना तेरे ससुराल वालों ने दिए, पर तुझे पालने में मैंने कम खर्च किया है क्या? अरे कितना खाता था तू। ना ना, मैं नहीं दूंगी। देख अब तुझे कितना मारता हूँ मैं, तब अपने आप तेरे घर वाले पैसा देंगे। गुंडा जैसे ही पुलकित को मारने के लिए हाथ उठाता है, छोटी बहू कहती है, नहीं नहीं, मत मारिए इन्हें प्लीज, ये ले लीजिए, इससे आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। छोटी अपने गले से सोन की चेन उतार कर गुंडे को दे देती है। गुंडा चेन लेकर चला जाता है। हाँ, अब ज्यादा देवी बनने की कोशिश मत करना, और ये जो सोने की चूड़ियां पहनी है ना, उतार दे इसे भी, आज का इंतजाम भी तो करना होगा। नहीं नहीं, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं नहीं दूंगी इसे। दोनों के बीच लड़ाई होती है, जिसमें पति पत्नी को एक धक्का देता है, वो गिर जाती है और उसके सर पर चोट आ जाती है। अब ठीक है, बहुत जबान चल रही थी इसकी, अब शांत हो जाएगी। अरे माँ चली गई तो आखिरी निशानी रख कर क्या करेगी? कितनी लालची लड़की है, पति को कंगन भी नहीं दे सकती। अरे सारा श्रृंगार पति से ही तो है। माँ जी, आप माँ होकर नहीं उतार सकी ना अपने गहने, वो बीवी है। भाभी, आपको पहले भी शांत रहने को कहा था। आपकी तो शिकायत मैं भाई से करूंगा। और हाँ, ये छोटी को भी अपने साथ रखिए, मेरे कमरे में मत आने दीजिएगा, मैं इसे तलाक देने वाला हूँ। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत बोलिए। अगले दिन बड़ी भाभी का भाई बहन से मिलने आता है। दीदी, जीजू अमेरिका गए हैं, आप चलो ना मेरे साथ घर, माँ ने भेजा है आपको लेने के लिए। छोटी की तरफ बड़ी देखती है और कहती है, छोटी तू भी चल, पैक कर ले अपना सामान।
दोनों बहुएं तैयार होकर निकल रही होती है कि सास कहती है, अरे घर का काम कौन करेगा, दोनों चली जाएगी तो। अरे छोटी, तू कहाँ तैयार होकर निकल रही है, चल घर का काम कर। नौकरानी कहीं की, कोई काम तो है नहीं तेरे पास। छोटी सामान लेकर अंदर जाने के लिए मुड़ती है कि छोटी का पति एक औरत के साथ आ जाता है। माँ जाने दे इसे, वैसे भी मैं इस लिली से प्यार करता हूँ और शादी भी कर ली है। तलाक देना है तो दे, नहीं तो अदालत के चक्कर काटे। चलो लिली। ये देखकर छोटी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो रोने लगती है। तभी बड़ी बहू का भाई कहता है, तुम जानते नहीं हो भैया, बिना पहली बीवी को तलाक दिए दूसरी शादी करके तुमने कितनी बड़ी गलती की है। अब तो तुम्हें जेल हो जाएगी। नहीं नहीं, ठीक है ना, इसे लिली के साथ ही रहने दो भाई। छोटी जैसी लड़की वैसे भी देवर जी जैसे लड़की को डिजर्व नहीं करती है। मैं इसकी शादी अपने भाई से करवाऊंगी। भाभी ये क्या बोल रही हैं आप? मुझे रिश्ता मंजूर है दीदी। वैसे भी पति गलत होने का मतलब ये नहीं कि औरत अपनी जिंदगी घुट घुट कर गुजार दे। अरे वाह वाह वाह, क्या ड्रामा चल रहा है ये। हाँ माँ जी, किसी लड़के की झूठ बोलकर शादी करवाने में आपने मुझे भी जिम्मेदार बना दिया। छोटी जैसी भाभी पाकर मैं तो खुश हूँ। अब तो आप निपटिए ये लीली से। गांव की बहन। फूलमती काकी, अंजलि दीदी के लिए शहर से फोन आया है, जल्दी से भेजो दुकान पे, नहीं तो फोन कट जाएगा। हाँ हाँ बेटा, अभी भेजती हूँ। अंजलि बेटा, तेरे लिए शहर से फोन है, सब काम छोड़ के जल्दी जाके सुन ले, नहीं तो फोन कट जाएगा। हाँ माँ, अभी जाती हूँ। जरूर मीनाक्षी दीदी का फोन आया होगा। हाय अंजलि। नमस्ते दीदी, मेरा मतलब हाय, कैसी हो आप? यहाँ तो सब ठीक है। मामा मामी कैसे हैं? तू कैसी है? मेरे तो एग्जाम्स होने वाले हैं, हर रोज कॉलेज जाना पड़ता है। लेक्चर्स, एक्स्ट्रा क्लासेस, प्राइवेट कोचिंग। ओ मैं तो इतना थक जाती हूँ, क्या बताऊँ। आपकी कॉलेज वाली बहन जी आपको इतना पढ़ाती है तो घर कब जाती हैं आप दीदी? अरे नहीं नहीं, ये सब सिर्फ मेरी प्रोफेसर नहीं पढ़ाती, मैं अलग से दूसरे टीचर्स के पास भी पढ़ने जाती हूँ। दीदी फिर तो आप बहुत थक जाती होगी ना। आप ना पैदल मत जाया करो, टांगा ले लिया करो दीदी। नहीं मेरी भोली बहन, ना मैं पैदल जाती हूँ ना ही यहाँ टांगा मिलता है। मैं बस से जाती हूँ और थोड़ी दूरी के लिए रिक्शा ले लेती हूँ। सच्ची? वहाँ पर टांगे नहीं बस चलती है? वाह, वो भी हर रोज? हमारे गांव में भी बस आती है, दिन में 2 बार। यही तो खास बात है शहर की। यहाँ बसें पूरा दिन दौड़ती हैं सड़कों पर, और सिर्फ बसें ही नहीं, कार, स्कूटर और ट्रक भी। और तो और थोड़ी दूरी पर तो हवाई जहाज भी है, जहाँ से हवाई जहाज आसमान में उड़ते हैं। अच्छा दीदी, मैं फोन रखती हूँ। बुआ जी फूफा जी को मेरा नमस्ते कहना। हाँ माँ, हम लोग शहर में क्यों नहीं रहते? बुआ जी, फूफा जी और मीनाक्षी दीदी तो शहर में ही रहते हैं। अरे क्योंकि तेरे बुआ जी की शादी शहर में हुई थी, इसलिए बेटा। शादी से पहले वो भी तेरे पापा और दादा दादी के साथ गांव में ही रहती थी। तो फिर बा, मुझे शहर भेज दो ना, मैं भी शहर देखना चाहती हूँ। इतनी बार मीनाक्षी दीदी से शहर के बारे में सुन चुकी हूँ, अब मैं भी वहाँ जाकर देखना चाहती हूँ। बस आप मुझे शहर भेज दो। ठीक है, इस बार गर्मियों की छुट्टियों में कुछ दिन रह आना शहर, अपनी बुआ के घर। अब तो खुश ना? हाँ माँ, बहुत खुश। आप देखना मैं शहर जाके कितने मजे करती हूँ। अंजलि अगले दिन स्कूल जाती है और वहाँ अपने सारे दोस्तों को अपने शहर जाने की बात बताकर चिढ़ाती है। अरे श्रद्धा, शीतल, सरोज, तुम लोग इन गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जा रही हो? एकादशी वाले गांव के मेले में। हम तो
दूसरे गांव में नानी के घर जाएंगे। उनका घर नहर के किनारे है, बड़ा मजा आएगा। हम इस बार कहीं नहीं जा रहे, बल्कि हमारे घर में रहने के लिए मेहमान आएंगे। और तू? अरे मेरा क्या है, मैं तो बस पास वाले शहर जा रही हूँ, अपनी बुआ जी के घर। वहीं रहूंगी कुछ दिन। तुम लोग चिंता मत करना, मैं चिट्ठी लिखूंगी तुम सबको वहाँ से। पापा मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, जी घबरा रहा है। बेटा, शहर आने की जिद भी तो तूने ही की थी। अब पहली बार बस में चढ़ी है तो यही होना था। भुगतो अब। अरे मामा जी, अंजलि, आप लोग आने से पहले बता तो देते, मैं लेने आ जाती बस स्टैंड तक। आओ आओ भैया, आओ बेटी अंजलि। माँ बुआ जी कैसे हैं वहाँ, और भाभी कैसी हैं? सब ठीक है, बस अंजलि जिद कर रही थी कुछ दिन आप लोगों के साथ रहने की, सो छोड़ने आ गया। दीदी, आप मुझे शहर घुमाने ले जाओ ना, मुझे भी शहर देखना है। हाँ हाँ, चल तैयार हो जा जल्दी से। अंजलि तैयार होने जाती है और कुछ देर बाद जब बाहर आती है तो अरे ये क्या कर दिया तूने? मार्केट तक ही तो जाना है। इतनी डार्क रेड लिपस्टिक, इतने बड़े बड़े झुमके और चूड़ियां और चेहरे पर इतना सारा पाउडर। मेरी बहन, ऐसे नहीं चलेगा। जा और ये सब हटा के आ। अरे कैसे, क्यों? मैंने शहर आने के लिए इतनी मेहनत से ये सब इकट्ठा किया था। और वैसे भी मैंने देखा है मोहल्ले की राधा काकी के टीवी पर एक फिल्म चल रही थी, उसमें हीरोइनें ना ऐसे ही तैयार होकर जाती है घूमने। सब पता है मुझे, मैं तो ऐसे ही जाऊंगी दीदी। अंजलि शहर की चकाचौंध को देखकर बहुत हैरान और खुश होती है। ऊंची ऊंची इमारतें, सड़क पर दौड़ती गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी दुकानें, उसकी एक्साइटमेंट का ठिकाना नहीं था। दीदी, ये छोटा सा कमरा सड़क के किनारे क्यों रखा है? इसमें कौन रहता होगा? ये कमरा नहीं, पीसीओ है, पीसीओ। यहाँ पर लोग फोन करने आते हैं सिक्का डालकर। ओ, हमारे गांव में तो दुकान पे ही जाते हैं बात करने। अच्छा चल, तुझे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले चलती हूँ। एक्सक्यूज मी, 2 प्लेट नूडल्स प्लीज एंड 2 कोला। मीनाक्षी को ऑर्डर प्लेस करते हुए अंजलि बहुत ध्यान से देखती है और थोड़ी ही देर में ऑर्डर लेकर वेटर आ जाता है और खाना टेबल पर रख देता है। अरे, ये लंबी लंबी सेवइयाँ खाते कैसे हैं दीदी? और इसके साथ कोई अचार, प्याज, मूली कुछ भी नहीं दिया, बस ये छोटा सा पेट खुजाने वाला दे दिया है। गांव में तो छोटे छोटे चावल ही होते हैं जो कि हाथ से ही खा लेती हूँ। अब इसे कैसे खाऊं दीदी? एक्सक्यूज मी, एक चम्मच प्लीज, और लिटिल प्याज और अचार और मूली और एक गिलास मट्ठा, वो बाद में। हाँ, अब ये सब सुनकर आसपास बैठे लोगों को हंसी आ जाती है। मीनाक्षी भी अपनी हंसी किसी तरह रोकने की कोशिश करती है और वेटर मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला जाता है। अंजलि समझ नहीं पाती कि सब किस बात पर हंस रहे थे, लेकिन वो छिप जाती है। दीदी, मुझे लगता है कि मुझे इन सेवइयों को ऐसे ही खा लेना चाहिए, इसी पेट खुजाने वाले कांटे के साथ। एक काम कर, तू मुझे खाते देख, जैसे मैं खाऊं तो भी वैसे ही खा ले। ठीक है दीदी। अंजलि खाते खाते नूडल्स में सिरका ज्यादा डाल देती है, फिर ऊपर से नमक दानी से खेलते हुए काफी नमक भी अनजाने में छिड़क लेती है। अरे ये क्या क्या खा लिया? अरे हाय हाय, कितना कड़वा है। पानी पानी, ये काला शरबत ही पी लेती हूँ। और जल्दबाजी में अंजलि जल्दी जल्दी कोला पी लेती है, जिससे उसके नाक में झंझनाहट होती है। दीदी, मुझे ले चलो यहाँ से, मैं ये सब शहरी खाना नहीं खा सकती। अब शर्म के मारे मीनाक्षी अपनी बहन को वापस घर ले जाती है और कहती है कि देख अंजलि, माना कि शहर और गांव एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा शहर ही बेहतर हो और उस वजह से हमें वो सब करना पड़े जो हम नहीं कर सकते। शहर में सहूलतें तो हैं ही, पर चुनौतियां भी हैं। हम जहाँ भी रहें, हमें कभी अपने आप को कम या ज्यादा नहीं समझना चाहिए। और किसी भी नई जगह में ढलने में समय लगता है, उसके लिए तुम्हें दूसरों की नकल करने की कोई जरूरत नहीं है।
बेटा, घूम लिया शहर या अभी और घूमना है? नहीं पापा, मैं अपनी गलती समझ गई हूँ। आप गांव ही ले चलिए मुझे। दूसरी शादी। आदि की शादी के लिए उसके मम्मी पापा रिया के घर जाते हैं। अरे कैसे कर दे शादी भाई साहब, आपका बेटा तो अभी कुछ करता ही नहीं है। सुना है आगे पढ़ाई करने के लिए शहर भी जा रहा है। तभी तो भाई साहब हम चाहते हैं कि शहर जाने से पहले इसकी शादी कर दे। और कमाने का क्या है, हर कोई तो पढ़ लिख कर कमाता ही है। हाँ हाँ, और गांव का सबसे बड़ा मकान और समृद्ध परिवार से है आदि। मुझे तो समझ में ही नहीं आता, इतनी जल्दी शादी। रिया भी अभी पढ़ रही है, इतनी अच्छी है वो पढ़ाई लिखाई में, कैसे शादी कर दूं? आप लोग थोड़ा समय दे। आदि के माता पिता घर चले जाते हैं, जहां आदि के पिता कहते हैं, अरे भाग्यवान, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तू क्यों इतनी जल्दी आदि की शादी करवाना चाहती है। पढ़ लिख कर कमाई धमाई करने लायक हो जाए तो फिर कर देना शादी। अरे आप चुप रहिए। रिया जैसी लड़कियों के लिए शादी के रिश्तों की कमी है क्या? इतनी सुंदर, संस्कारी, पढ़ी लिखी और अच्छी परवरिश वाली लड़की है वो। मैं तो छोड़ ही नहीं सकती ये रिश्ता किसी भी कीमत में। बता दे रही हूँ, रिया की शादी आदि से ना कराई ना तो मैं जहर खाकर जान दे दूंगी। पूरे गांव में नाम है उन लोगों का, नौकर चाकर कितने लगे हैं उनके घर में। अरे मेरी बेटी तो राज करेगी, राज। और इस तरह ना चाहते हुए भी रिया की शादी आदि से हो जाती है। अरे बेटी, ये ले तेरी किताबें, पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़ना। तू तो मेरी गर्व करने वाली बहू है, बड़ा नाम है तेरा गांव में। हाँ, आखिर पसंद किसने किया है रिया को आदि के लिए? आदि को गांव की रिया इतनी पसंद नहीं होती है। अरे यार, तू तो बड़ा लक्की निकला, रिया जैसी लड़की से तेरी शादी हो गई। अरे लक्की की क्या बात है, वो भी तो मेरे जैसे लड़के की बीवी बनकर किस्मत वाली बनी है ना। अरे अब तो तू रह नहीं दे, ना तो तू कमाता है ना ही पढ़ने में अच्छा है। क्या है तुझमें? बस पैसा, और वो भी बाप का। आदि को दोस्तों की बात पर बहुत गुस्सा आता है। पिताजी, मैं शहर जाना चाहता हूँ आगे की पढ़ाई के लिए। अरे बेटा, लेकिन यहाँ की पढ़ाई तो पहले पूरी हो जाए। नहीं नहीं, अब मैं किसी भी हालत में शहर में ही रहकर पढ़ाई करूंगा। रिया को आदि का ये व्यवहार अजीब लगता है कि अचानक नई शादी के बाद आदि ऐसा क्यों बोल रहा है। खैर, आदि पढ़ाई के लिए शहर चला जाता है और रिया गांव में रहकर सास ससुर की सेवा करती और बचे वक्त में पढ़ाई। अरे देखो, दामाद जी तो शहर चले गए, हमारी बेटी बेचारी अकेली रह गई। उसे कुछ दिनों के लिए यहीं बुला लाओ ना। रिया की माँ रिया के ससुराल उसे लेने जाती है कि उसके सास ससुर कहते हैं, अरे नहीं नहीं बहन जी, हमारा मन तो रिया के बिना नहीं लगेगा। हाँ माँ, इनको तो शहर जाना ही था पढ़ाई के लिए, बस थोड़ा पहले चले गए। माँ खाली हाथ वापस आ जाती है। आदि शहर में मन लगाकर पढ़ाई करता है और इंजीनियरिंग के लिए दाखिला ले लेता है, तो वहीं रिया भी एमए की पढ़ाई में प्रवेश लेकर समाज सेवा में मन लगाती है। तुझे देखकर लगता है कि मैंने तेरे साथ ठीक नहीं किया बेटी। शादी तो करवा दी लेकिन पति का साथ नहीं मिला। अरे तो क्या हुआ, जैसे मैं अपने माँ पापा के साथ थी वैसे अब आप दोनों के साथ हूँ, है ना? सास खुश हो जाती है। अरे सुनो, बहू आदि लौट रहा है शहर से, वो कल आ जाएगा।
तुम लोग तैयारी कर लो। रिया ये सुनकर खुश हो जाती है। वो सोच लेती है कि अब वो कुछ दिनों तक आदि के साथ क्वालिटी टाइम बिताएगी। लेकिन जब आदि घर आता है तो उसके साथ होती है एक शहर की लड़की जो जींस और टॉप में होती है। ये मेरी दोस्त है, मेरे साथ रहेगी। आदि उसे अपने मम्मी पापा से मिलवाता है, लेकिन रिया से नहीं। रिया सबके लिए खाना लगाती है। अरे ये नौकरानी कितनी सुंदर है, खाना भी अच्छा बनाया है। अरे नहीं नहीं, ये नौकरानी नहीं, मेरी बहू यानी आदि की बीवी है। ये सुनकर लड़की शांत हो जाती है और आदि की तरफ देखने लगती है, फिर वहां से चली जाती है। अरे माँ, क्या जरूरत थी घर की कहानी बताने की? देखा, अब वो बुरा मान गई ना। वैसे भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मुझे रिया के साथ नहीं रहना। मैं शिवानी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। मैं रिया को छोड़ रहा हूँ। आदि ये बोलकर उस लड़की के साथ शहर चला जाता है। रिया ये सब देखकर रोने लगती है, अपने कमरे में चली जाती है जहां सास ससुर उसके पीछे आते हैं। हमें माफ कर दे बेटा। वो दोनों उसके सामने हाथ जोड़ते हैं। आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये तो मेरी किस्मत थी, पर अब मैंने सोचा है कि मैं भी आगे पढ़ाई करके आगे बढ़ूंगी। रिया पढ़ाई लिखाई करके पूरे जिले की कलेक्टर बनती है। आदि उसे छोड़कर शिवानी से शहर में ही शादी कर लेता है। फिर एक दिन रिया के ससुराल में। अरे बेटी रिया, तुझसे मिलने कोई आया है। कौन है माँ? हमें आपकी बहू के बारे में सब पता है। मैं आप लोगों से अपने बेटे के लिए आपकी बहू का हाथ मांगने आई हूँ। रिया के सास ससुर और माता पिता ने मिलकर ये फैसला किया था कि वो रिया की शादी करवा देंगे। पूरे जिले में नाम कमा चुकी रिया की शादी उससे भी बड़े ओहदे के सिट से हो रही होती है कि शादी वाले दिन आदि भी वहां आ जाता है। अरे माँ, ये क्या हो रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई घर में घुसने की? पूरे गांव में हम लोगों की नाक कटा अकेला छोड़ गया था एक लड़की के लिए, अब क्या लेने आया है? माँ, वो लड़की ठीक नहीं निकली, उसने मुझे धोखा दे दिया। माँ, मैं रिया की कीमत समझ चुका हूँ। अरे इतने बड़े जिले की कलेक्टर है वो। मैं यहाँ नहीं था, फिर भी उसने आप लोगों का पूरा ध्यान रखा। बहुत लेट हो चुका है बेटा। रिया आज अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है, अब उसे भी जीने का हक है। वो तेरी सुविधा से जिंदगी नहीं जी सकती। तूने तो हीरा खो दिया बेटा। बुरी पड़ोसन। ये देखो, इस सरिता ने फिर कचरा अपने आंगन में डाल दिया। ये इंसान है या जानवर? कचरा कहीं भी हो, कूड़ेदान का रास्ता ढूंढ ही लेता है। तुमने मेरे घर को कूड़ेदान कैसे कहा है? वैसे ही जैसे तुमने मेरे परिवार को जानवर कहा। देखो, मैं राकेश भाई साहब का लिहाज कर रही हूँ, वरना क्या, मैं भी मुकेश भैया की वजह से चुप हूँ। राकेश की पत्नी सरिता और मुकेश की पत्नी विनीता के बीच ये झगड़ा रोज की बात हो गई थी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। दोनों परिवार 4 पुश्तों से अच्छे पड़ोसियों की तरह रह रहे थे। राकेश और मुकेश दोनों एक साथ ही बड़े हुए और बचपन से अच्छे दोस्त रहे। शादी के बाद दोनों की पत्नियां भी सहेलियां बन गईं, लेकिन धीरे धीरे दोनों में मनमुटाव हो गया, जिससे माहौल बदल गया। तब से ना चाहते हुए भी बचपन के दोस्त दूर हो गए। देखा, आज फिर उस सरिता ने हमारे घर कचरा फेंका। अरे इतनी हवा चल रही है, कहीं से उड़कर आ गया होगा। तुम्हें कैसे पता कि सरिता भाभी ने फेंका है? अरे जिस चिप्स का पैकेट मेरे सामने उड़कर आया वो वही तो खा रही थी। अरे ये क्या बात हुई? अरे चुप रहो,
तुम कुछ नहीं समझते। क्यों सुबह सुबह लड़ने लगती हो? तुमने देखा नहीं शुरू किसने किया था? कुछ भी बोलेगी तो क्या मैं चुपचाप सुन लूंगी? अरे नहीं नहीं, तुम तो बस सुनाती हो। क्या कहा तुमने? नहीं नहीं, कुछ नहीं। सब समझती हूँ मैं। देखना तुम किसी दिन ना मैं। अरे अब बस भी करो ना भाग्यवान। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। एक तरफ दोनों पड़ोसनों को एक दूसरे से नफरत थी, वहीं दूसरी तरफ अपने पापा की तरह रोहित और ईशा भी अच्छे दोस्त थे। दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। सॉरी, आज मम्मी ने सुबह सुबह झगड़ा किया। अरे तुम क्यों सॉरी कह रही हो? ये तो रोज का है। कभी विनीता आंटी लड़ाई शुरू करती है तो कभी मम्मी, और फंस हम गए। हम और हमारे पापा बेचारे बचपन के दोस्त आपस में बात भी नहीं कर पाते। चलो अब घर आने में है, तुम आगे जाओ। अगर मम्मी या आंटी ने हमें साथ देख लिया ना तो हमारा कॉलेज जाना भी बंद हो जाएगा। सही कहा। चलो बाय, कल यहीं मिलते हैं। ओके बाय। रोहित और ईशा की तरह मुकेश और राकेश भी छुप कर मिलते थे। सुबह छत पर दोनों मिलकर अपने दुख बांट लेते थे। कैसे हो भाई? बस ठीक ही हूँ, तुम सुनाओ। ऑफिस में सब ठीक? ऑफिस में तो सब ठीक है, बस घर में सब ठीक हो जाए। इन दोनों का झगड़ा तो रोज की बात हो गई है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को आवारा कहने की? मुझे मिसेस शर्मा ने सब बता दिया। शर्म नहीं आती? अरे शर्म तो तुझे आनी चाहिए। मेरे पति की नौकरी के बारे में तूने कैसे कहा? वैसे तो मुकेश भाई साहब करती है, और पीठ पीछे ऐसी सोच। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद की चोरी पकड़ी गई तो मुझ पर इल्जाम लगा रही है। ये सब सुनकर मुकेश और राकेश छत से नीचे भागे। रोहित और ईशा भी बाहर आ गए। आज के बाद मेरी और मेरे घर वालों की बात भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुझसे बुरा तो कोई है भी नहीं, और मुझे क्या पड़ी है तेरे घर वालों से? भाड़ में जाए मेरी बला से। दोनों गुस्से से आग बबूला होती अपने अपने घर चली जाती है और बचा हुआ गुस्सा घर वालों पर निकालने लगती है। तुम्हें क्या हो जाता है बार बार? अरे होगा तो अब कान खोल के सुन लो। आज के बाद अगर गलती से भी राकेश भाई साहब से बात करते दिखे ना तो तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन माँ। अरे तू चुप कर, तुझे भी वो रोहित से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख लिया तुमने अपनी भाभी के तेवर? आज से सारे रिश्ते खत्म। अब अगर छत पर तुमने मुकेश भैया से बात की तो। अरे तुम्हें कैसे पता कि हम छत पर मिलते हैं? तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? अगर तुमने मुकेश भैया से बात की तो मैं मायके चली जाऊंगी। अरे क्या माँ, जरा सी बात में। तू भी सुन ले हीरो, अगर कॉलेज में ईशा के साथ बात की तो अपनी माँ को भूल जाना। सरिता और विनीता के रोज रोज के झगड़ों को खत्म करने के लिए रोहित और ईशा ने प्लान बनाया और चुपके से राकेश और मुकेश को कॉलेज के कैंटीन में मिलने बुलाया। अरे बच्चों, हमें यहाँ क्यों बुलाया? हाँ, अगर तुम्हारी मम्मियों को पता चल गया तो हम चारों की चटनी बना देंगी वो। पापा, मुकेश अंकल, हमने मम्मी और आंटी के झगड़े को खत्म करने का प्लान बनाया है। कैसा प्लान? देखिए, मम्मी और आंटी दोनों दिल की बुरी नहीं है। दोनों के झगड़े का कारण थोड़ी गलतफहमियां और बाकी चुगलियां हैं। आपने सुना नहीं था? मम्मी को विनीता आंटी और विनीता आंटी को मम्मी के खिलाफ वो शर्मा आंटी ने ही तो भड़काया था। हाँ, विनीता तो बल्कि रोहित की हमेशा तारीफ करती है, कहती है इतना समझदार लड़का है, पढ़ाई में भी अव्वल है। सही कह रहे हो। सरिता भी तुम्हें अपना भाई मानती है, वो क्यों किसी से तुम्हारी बुराई करने लगी? बस पापा, इसीलिए हम चाहते हैं कि दोनों को एक दूसरे की अच्छाई का पता चले और झगड़ा भूलकर दोनों में दोस्ती हो जाए, ऐसा प्लान है। कल मम्मी मार्केट जाने वाली है और विनीता आंटी मंदिर, तभी सही मौका है। अरे लेकिन करोगे क्या? यहाँ आइए। दोनों बच्चों ने राकेश और मुकेश को प्लान सुनाया। लेकिन बेटा, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? डोंट वरी अंकल, हमने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बना लिया है। सुनो जी, कल मंदिर जा रही हूँ मैं। अब ठीक है, आराम से जाना। हेलो रोहित बेटा, तुम्हारी आंटी निकल गई है, ऑल द बेस्ट। सुनो जी, पैसे दे दो, मैं मार्केट जा रही हूँ। अब हाँ, टेबल पर रखे हैं, और मैंने सामान की लिस्ट भी बनाई है, वो भी लेते जाना।
बेटी ईशा, तुम्हारी आंटी निकल गई है, जरा ध्यान से। जैसे ही विनीता मंदिर से बाहर आई, उसने देखा कि वहाँ भीड़ लगी है और लड़ाई हो रही है। उस लड़ाई में उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो तुरंत पास गई। आंटी आ रही है, चलो नाटक शुरू करो। अरे पैसे तो देने ही पड़ेंगे, तुम्हारी वजह से हमें चोट आई। देखो, एक तो तुम रॉन्ग साइड आ रहे थे, ऊपर से एक बाइक पर 3 सवार, स्पीड तुम्हारी ज्यादा थी और इल्जाम मुझ पर। गलती किसी की भी हो, पैसे तू ही देगा। और ना दूं तो आज मार मार के तेरी हड्डियां तोड़ देंगे और तेरी ये बाइक भी। देखो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तीनों लड़के रोहित के साथ धक्का मुक्की करने लगते हैं। ये देखकर विनीता बीच झगड़े में कूद पड़ी। बंद करो ये, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? मैडम आप बीच में मत आओ, इसकी वजह से हमारी गाड़ी टूट गई, अब हम इसको तोड़ेंगे। मैं इसे अच्छे से जानती हूँ, ये कभी गलती नहीं करता। गलती तुम्हारी होगी, अब भागो यहाँ से वरना पुलिस को मैं बुलाती हूँ। नहीं, पुलिस नहीं, अरे भागो यहाँ से। थैंक यू आंटी, आपने बचा लिया। अरे बेटा, तू मेरे बेटे जैसा ही तो है, तुझे चोट तो नहीं आई ना? नहीं, मैं ठीक हूँ, आप जो वक्त पर आ गई। अरे बस भी कर, चलो मैं आपको घर ले चलता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन अपनी माँ को मत बताना कि मैंने तेरी मदद की। सरिता एक दुकान में सामान खरीद कर वापस जा रही थी, तभी उसे एक आवाज आई। छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? बचाओ, बचाओ। सरिता ने देखा कि ईशा को कुछ गुंडे छेड़ रहे हैं। आंटी ने देख लिया? हाँ, तो एक्टिंग शुरू करो। आज अकेली मिली है, अब बच के कहाँ जाएगी? ये सब देखकर सरिता ईशा को बचाने के लिए दौड़ी और अपनी चप्पल निकालकर उन्हें पीटने लगी। अरे कम बख्तों, रुको जरा, बताती हूँ तुमको। ये ले। अरे बाप रे, भागो यहाँ से। अरे रुको, अभी तुम्हारी अकल ठिकाने लगाती हूँ। भागते कहाँ हो? रुको। जाने दीजिए आंटी, वो भाग गए। थैंक यू, आपने मुझे बचा लिया। अरे मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ आंटी, आप जो आ गई। वो तो भाग गए, वरना मेरी फूल सी बच्ची को छेड़ने वालों की तो टांगे तोड़ देती मैं। चलो आंटी, घर चलते हैं। बेटा तू अकेले कॉलेज मत आया जाया कर, रोहित के साथ ही रहा कर। जी आंटी जी। और अपनी माँ को मत बताना। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था और प्लान के हिसाब से सरिता और ईशा, रोहित और विनीता एक साथ घर पहुंचे। राकेश और मुकेश भी बाहर ही खड़े थे। अरे रोहित, तुम इसके साथ? ईशा, तो इसके साथ कहाँ से आ गई? तब रोहित और ईशा ने अपनी अपनी मम्मियों को बताया कि कैसे आंटी ने उनकी मदद की। सारी बातें सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। सरिता, थैंक यू, तुमने मेरी बेटी को बचा लिया। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। एहसान कैसे बहन, ईशा मेरी बेटी जैसी है और तुमने भी तो रोहित को बचा लिया। अरे कैसे नहीं बचाती, हमारे घर के लड़के को कोई ऐसे ही हाथ लगा लेगा क्या? मुझे माफ कर दो विनीता, मैंने तुम्हें गलत समझा। अरे गलती तो मेरी थी बहन, मुझे माफ कर दो। देखा सरिता, दिल की बुरी ना तुम हो ना विनीता, दोनों ने आज एक दूसरे के बच्चों की मदद की। हाँ, और तुम्हारी लड़ाई का कारण था गलतफहमी और वो मिसेस शर्मा की चुगली। हाँ, अगर हमने बाहर वालों की बातें मानने के बजाय आपस में शांति से बात की होती तो कभी लड़ाई ना होती। हाँ, अब से हम कभी नहीं लड़ेंगे। आखिर पहला सगा पड़ोसी ही तो होता है। उस दिन से दोनों में दोस्ती हो गई। अब मंदिर हो या मार्केट, दोनों साथ साथ जाती। राकेश और मुकेश भी खुलकर मिलते। सुबह की चाय दोनों आंगन में साथ बैठकर पीते। रोहित और ईशा भी कॉलेज साथ आते जाते। दोनों परिवारों में प्यार और खुशहाली फिर से लौट आई। कंवारी ननद। अंजलि की उम्र लगभग 30 साल हो चुकी थी।
वो एक स्कूल में टीचर की जॉब करती थी। अंजलि के घर में उसकी माँ के अलावा उसका छोटा भाई और भाभी भी रहा करते थे। 30 साल की उम्र होने के बाद भी अंजलि की अब तक शादी नहीं हुई थी। इस बात को लेकर अंजलि की माँ रुक्मिणी देवी काफी परेशान रहा करती थी। माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ, जरा मेरा टिफिन तो दे दीजिए। अब क्या पूरी जिंदगी मैं तुझे टिफिन बनाकर देती रहूंगी? अरे कुछ सोचा भी अपने बारे में या बस ऐसे ही? क्या माँ, सुबह सुबह फिर वही बातें लेकर बैठ गई। माँ गलत क्या कह रही है अंजलि दीदी? इतनी उम्र हो चुकी है आपकी, माँ कब तक आपकी सेवा करती रहेंगी? भाभी, मैंने माँ को कब कहा कि मेरी सेवा करो? वैसे भी अपना टिफिन मैं खुद तैयार कर लेती हूँ, बस टेबल से उठाकर देने को ही तो कहा था। वैसे अंजलि दीदी, देखा जाए तो टिफिन उठाकर देने की उम्र तो आपकी है। आपका अपना घर परिवार बच्चे होते तो ये जिम्मेदारी आज आप पूरी कर रही होती। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो इसमें मेरी क्या गलती है? और तुम सब लोग मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? अरे कुछ कहना क्या पीछे पड़े रहना होता है? अपने छोटे भाई को देख, तुझसे 3 साल छोटा है लेकिन 2 बच्चे खेल रहे हैं आंगन में। मुझे आप लोगों की कोई बात नहीं सुननी, जा रही हूँ मैं। और आप में से किसी को मेरा कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल लूंगी। इतना कहकर अंजलि वहां से चली जाती है। शाम को जब अंजलि अपने स्कूल से लौटकर घर वापस आती है तो उसने देखा कि पड़ोस वाली निर्मला चाची वहां पर बैठी हुई थी। क्या बात है अंजलि बिटिया, नौकरी करके वापस आ गई? जी चाची जी, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ शादी के बारे में कुछ सोचा या नहीं? अरे रहने दीजिए ना, इससे तो शादी की बात करना ही बेकार है। कुछ भी कहो तो गुस्सा करती है, बात बात पर आंखें दिखाती है। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही है? मैंने कब आप पर गुस्सा किया? अरे अंजलि बेटा, तुम्हारी माँ ठीक ही तो कहती है। 30 की होने आई हो, अब तुम्हें भी शादी वादी कर लेनी चाहिए। चाची जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे शादी करने से मैंने मना किया हो। रहने दीजिए निर्मला चाची, हमारी अंजलि दीदी को अभी तक उनकी पसंद का दूल्हा नहीं मिला ना, इसीलिए वो शादी नहीं कर रही। भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तो फिर क्या बात है? तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए इतने रिश्ते ढूंढे लेकिन तुम्हें कोई पसंद ही नहीं आता। क्या है ना चाची जी, हमारी ननद रानी नौकरी जो करती है ऐसे ही थोड़ी ना किसी को पसंद कर लेंगी। अरे भाई, नौकरी का घमंड है तो बात अलग है, कोई और बात हो तो बताओ, कोई रास्ता निकाला जाए। नहीं नहीं चाची जी, कोई बात नहीं है, बस मुझे अभी तक अपनी पसंद का कोई मिला नहीं है। सुन लिया आपने, इस लड़की के तो पर निकल आए हैं और इतनी उम्र में अपनी पसंद का कोई मिलेगा भी नहीं इसे। माँ, आप मेरी शादी को लेकर हमेशा मुझे ताने क्यों मारती रहती हैं? अपनी माँ की बातें तो ताने लगती है। ताने हैं? बताओ, मैंने कुछ गलत कहा क्या? देखो, ये सब छोड़ो, मेरी दूर की बुआ का बेटा है, उसकी अभी शादी नहीं हुई है, उम्र होगी कोई 34-35 साल। आप कहें तो बात आगे बढ़ाऊं? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये भी कोई पूछने की बात है। अरे जल्दी से लड़के को यहाँ बुला लो। माँ, आप मुझसे पूछे बिना मेरी शादी की बात करने जा रही हैं और मेरी उम्र 30 भी पूरी नहीं हुई है। निर्मला चाची कह रही है कि वो लड़का 35 साल का है। अंजलि दीदी, आपको क्या लगता है इस उम्र में कोई फिल्म का हीरो आएगा आपके लिए? देखिए, अब पसंद और नापसंद की बात तो रहने दीजिए, पसंद करने की उम्र तो आपकी निकल चुकी। अब तो जो भी मिले उसी से शादी कर लीजिए, इसी में भलाई है। तेरी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अब जैसा रिश्ता मिले उसके लिए हाँ कर देना, ताकि हम भी गंगा नहाए। ठीक है, चलिए, मैं उस लड़के को कहती हूँ, वो कल ही अंजलि को देखने आ जाएगा। अगले दिन निर्मला चाची के दूर का रिश्तेदार अंजलि को देखने उसके घर आता है। उसका नाम था अजय। अंजलि जी, तो आप नौकरी करती हैं, वो भी स्कूल में? जी हाँ, मैं स्कूल में टीचर हूँ। हमारी बेटी बहुत होशियार है। अरे पढ़ने लिखने में इतनी होशियार है, इसीलिए तो इसकी नौकरी लगी है स्कूल में। हाँ हाँ ठीक है आंटी जी, जरा मुझे भी तो बात करने दीजिए आपकी बेटी से। जी पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं? अंजलि मैडम, ये तो बताइए कि आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की?
बस ऐसे ही, कहीं कोई रिश्ता पसंद नहीं आया इसलिए। लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि आपने शादी क्यों नहीं की? अंजलि, क्या कर रही हो तुम? लड़कियों को इस तरह की बातें नहीं शोभा देती। रहने दीजिए आंटी जी, आपकी बेटी काफ़ी पढ़ी लिखी है, मैं उनके सवाल का जवाब दे ही देता हूँ। वो क्या है ना, मुझे भी अभी तक अपनी पसंद की कोई लड़की नहीं मिली। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे आपकी तनख्वाह कितनी है? कितना कमा लेती हैं महीने का? जी यही कोई 25,000 महीने। बस 25,000? इतने से क्या होता है? इतने से तो आजकल घर भी नहीं चलता। आपके कहने का क्या मतलब है? अरे मैं तो ये सोच कर आया था कि नौकरी वाली लड़की है, आराम से 40,000 कमाती होगी। माफ कीजिएगा, आपका और मेरा रिश्ता नहीं हो सकता। जी कोई बात नहीं, मुझे भी आपके साथ शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अंजलि, किस तरह की बात कर रही हो? घर आए रिश्ते को ठुकरा रही हो तुम। दीदी, अब इस उम्र में आपको इतनी अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। अच्छा खासा रिश्ता हाथ से निकल गया, कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी भर कुंवारी ही रह जाओ आप। कुछ दिन और ऐसे ही निकल जाते हैं और अंजलि की शादी कभी नहीं होती। अंजलि के परिवार वाले बिंदास उसे ताने मारते रहते हैं, लेकिन अंजलि एक बड़ी नौकरी की तैयारी करती है और उसमें सिलेक्ट होने के बाद अंजलि को एक बहुत बड़ी नौकरी मिल जाती है। अब तो दीदी के नखरे और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे भाई। अब तो इतनी बड़ी नौकरी जो लगी है, अब इनकी शादी होने से रही। माँ, मुझे नौकरी के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा। आप जानती हैं ये बहुत बड़ी जॉब है और इसमें पैसे भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। अच्छा, कितने पैसे मिलेंगे बेटा? माँ, मुझे हर महीने 90,000 सैलरी मिलेगी। क्या? अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फायदा क्या? कितने भी पैसे मिले, शादी तो हुई नहीं ना तुम्हारी। अंजलि नौकरी करने के लिए दूसरे शहर में चली जाती है और जब कुछ महीनों के बाद वो वापस घर आती है तो उसे अपने पति के साथ देखकर उसके घर वाले हैरान रह जाते हैं। अरे अंजलि, तूने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। और दामाद जी करते क्या हैं? इतनी बड़ी कार है उनकी। माँ, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन आप सबकी ताने सुनकर बहुत दुखी हो गई थी और इसलिए मैंने अपनी पसंद से शादी कर ली। मेरे पति मेरे साथ ही ऑफिस में नौकरी करते हैं और बहुत बड़े अफसर हैं। और एक बात बताऊं माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। जुड़वा बहने। जब मैंने बोला है कि सफाई और सजावट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, फिर मुझे किचन के बाहर कूड़ा क्यों दिख रहा है? क्या एक सीधी बात समझना इतना मुश्किल है? निठल्ले लोग, एक दिन मेरा रेस्टोरेंट बंद कराकर ही मानेंगे। ये है अनुष्का, मुंबई शहर की जानी मानी रेस्टोरेंट ऑनर, जो यहाँ अपने पति भावेश और सास ससुर के साथ रहती है। वाह अलीशा, 1000 बार तुम्हारे हाथ का बना खाना खा चुका हूँ, पर आज भी हर बार स्वाद नया लगता है। मुझे समझ में नहीं आता तुम बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए बड़े शहर में क्यों नहीं जाती? कब तक मेरी इस छोटी रसोई में खाना बनाते हुए अपने टैलेंट को छुपा कर रखोगी? मुझे यहाँ काम करके खुशी मिलती है। ये मेरा घर है और आप सब मेरे अपने हैं, और जिस काम से दिल को सुकून मिले उससे बड़ा दुनिया में कोई काम, नाम, शहर या पैसा हो ही नहीं सकता। ये है अपने खाने से दिलों को जीतने वाली अलीशा। वैसे तो अनुष्का और अलीशा जुड़वा बहनें हैं, लेकिन दोनों के बीच दूरियां बहुत लंबी और पुरानी है। अलीशा रसोई में काम करते हुए अपने बॉस से बात कर रही होती है, तभी उसका फोन बजता है, जिसे वो ऑन करके स्पीकर पर रख देती है। हेलो, कौन बोल रहा है? अलीशा, मैं हूँ अनुष्का। फोन पर अपनी बहन का नाम और आवाज सुनकर अलीशा हैरान रह जाती है। मुझे पता है 10 साल बाद अचानक मेरा फोन करना तुम्हें अजीब लग रहा होगा, पर बहन मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। प्लीज एक बार मिलने आ जाना।
इससे पहले कि अलीशा कोई जवाब दे पाती, उसका बॉस धीरे से बोलने लगता है। अलीशा, तुम्हारी बहन का मुंबई में बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। शायद ये तुम्हारे लिए अपनी अलग पहचान बनाने का बड़ा मौका हो सकता है। मना मत करना। मेरी बहन अपने आगे कभी किसी के बारे में नहीं सोच सकती। जरूर इसके पीछे भी उसका कोई मकसद होगा। उसका मुझे नहीं पता। तुम अपने मकसद से जाओ। सोचो, अगर काम बन गया तो कहां से कहां पहुंच सकती हो, और नहीं भी बना तो खोने के लिए है क्या। बॉस की बात मानकर अलीशा मुंबई जाने के लिए हाँ बोल देती है और अगली सुबह अलीशा अपनी बहन के घर पहुंच जाती है, जहां अनुष्का के ससुराल वाले अलीशा को देखकर हैरान रह जाते हैं। 5 साल में पहली बार पता चला कि बहू की बहन है। फिर भी तुमने ये बताना जरूरी नहीं समझा कि वो तुम्हारी जुड़वा है। आंटी जी, आपको बहन का नहीं पता था और मुझे अपनी बहन की शादी का नहीं पता था। हिसाब बराबर। उम्मीद है रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। वहां पर तो नहीं हुई थी, पर यहाँ जरूर हो सकती है। मेरा कमरा कहाँ है? अलीशा अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह अनुष्का अलीशा को अपने साथ रेस्टोरेंट लेकर जाती है। ये मेरा रेस्टोरेंट है, तुम भी शेफ हो ना? चलो तुम्हें किचन दिखाती हूँ। अनुष्का बहन को रेस्टोरेंट की रसोई में लेकर जाती है। तभी उसका फोन बजता है, जिस पर वो जोर जोर से बात करने लगती है। क्या? नहीं, वो इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। कल मेरे इंपॉर्टेंट क्लाइंट आने वाले हैं। बिना शेफ के मेरा काम कैसे चलेगा? ये काम कोई ठीक से नहीं कर सकता। क्या हुआ बहन, सब ठीक तो है ना? बहन के ऐसा पूछते ही अनुष्का अपनी मजबूरी दिखाने लगती है, जिसे देखकर अलीशा मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और उसी पल से अलीशा अनुष्का के रेस्टोरेंट किचन में काम करने लगती है। अगले दिन रेस्टोरेंट में आए अनुष्का के विदेशी क्लाइंट को भी अलीशा का बनाया खाना बहुत पसंद आता है। वाओ मिस अनुष्का, योर शेफ इज अमेजिंग। आई लव द फूड। वी विल थिंक अबाउट योर डील। क्लाइंट के वहां से जाते ही अनुष्का अकेले में अपने आप से बातें करने लगती है, जिसे पीछे खड़ी अलीशा सुन लेती है। थैंक यू भगवान। अगर पुराने शेफ के जाने पर मुझे अलीशा का ख्याल नहीं आता और वो यहाँ आने के लिए हाँ नहीं बोलती, तो आज मैं ये दिन नहीं देख पाती। बस अब ये जल्दी मेरे रेस्टोरेंट को अप्रूव कर दे, फिर अनुष्का सीधा यूएस पहुंच जाएगी। ओह, तो मुझे मुंबई बुलाने का असली मकसद ये था। वही मैं सोचूं कि 10 साल बाद अचानक मेरी मतलबी बहन को मैं कैसे याद आ गई। पर तुम ये कैसे भूल गए बहना कि मैं अब वो 10 साल पहले वाली अलीशा नहीं हूँ, जिससे तुम अनाथों की तरह जीने के लिए अकेला छोड़कर चली गई थी। अब अलीशा अपनी बहन को सबक सिखाने का प्लान शुरू करती है, जिसमें पहले वो अनुष्का की गैरहाजिरी में उसकी जैसे कपड़े पहनकर उसकी जैसा बोलने की कोशिश करते हुए घर वालों के पास जाकर उन्हें भला बुरा सुनाकर घर से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद अनुष्का घर आती है। तुम मम्मी पापा के साथ इस तरह बात नहीं कर सकती। मैं देख रहा हूँ, जब से तुम वो फॉरेन वाली डील में इन्वॉल्व हुई हो, तुम्हारा स्वभाव बदलता ही जा रहा है। अरे पर मैंने किया क्या? छोड़ो, अभी बहू की बहन भी घर आई हुई है, ये सब अच्छा नहीं लगता। बाद में आराम से बात करेंगे। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिसमें अलीशा अपनी बहन का रूप लेकर बहुत कुछ ऐसे काम करती है जिससे अनुष्का को बहुत दिक्कत होती है। और उसी में विदेशी क्लाइंट के साथ आखिरी मीटिंग के दिन अलीशा बहाना बनाकर अनुष्का को रेस्टोरेंट से बाहर भेज देती है और एक बार फिर उसका रूप लेकर क्लाइंट के पास आ जाती है। We like your restaurant and services. Deal is all yours. Thank you so much. But now I'm not interested in your deal. You can leave now. क्लाइंट की नजरों में ये सब अनुष्का बोल रही होती है, जिसे अपनी बेइज्जती मानकर वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन इस बार अलीशा को ये सब करते हुए अनुष्का देख लेती है। दोनों बहनें घर वापस आती है। अनुष्का पूरे परिवार को एक जगह इकट्ठा कर लेती है। अब आप सबको ये जानना था ना कि इतने दिनों से मैं अजीब बर्ताव क्यों कर रही हूँ। वो सब इसलिए क्योंकि वो मैं नहीं अलीशा थी। मानना पड़ेगा अलीशा, जुड़वा होने का खूब फायदा उठाया तुमने। अब तुमने ये डील भी तोड़ दी, मेरे परिवार में कड़वाहट भी घोल दी। और क्या चाहिए तुम्हें?
बस इतने में डर गई। सोचो जरा, उस 10 साल की बच्ची पर क्या बीती होगी, जिसके माँ बाप तो पहले ही दुनिया से जा चुके थे और बाद में बचा हुआ इकलौता सहारा बहन भी अपनी खुद गर्जी में उसे अनाथ बनाकर इस दुनिया में मरने के लिए अकेला छोड़कर भाग गई थी। अरे तब मैं भी तो 10 साल की छोटी लड़की ही थी, जिसके कंधों पर अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। डर गई थी मैं, कर दी मैंने गलती, जिसके लिए आज तक पछताती हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती या तुम्हारी फिक्र नहीं है। सोचो, अगर प्यार नहीं होता तो मैं तुम्हारी इतनी खबर क्यों रखती? मुझे कैसे पता होता कि तुम शेफ हो, कहाँ रहती हो, तुम्हारा नंबर क्या है? बस कभी सामने आने की हिम्मत नहीं हुई। माफ कर दे बहन, चाहिए तो 2 महीने ले ले। 2 महीने? ये मम्मी का लॉजिक था। वो बोलती थी कि अगर आप अपने किसी प्यार करने वाले से नाराज हो तो जल्दबाजी में रिश्ता खत्म करने से पहले उसे दूसरा मौका देने के लिए 2 महीने का वक्त लो। अगर इतने टाइम में भी सिचुएशन नहीं बदली और माफ करने जैसा फील नहीं हुआ तो फैसला लेना। अलीशा 2 महीने का टाइम लेकर अपने शहर वापस आ जाती है, जिसके 2 महीने बाद आखिरकार दोनों बहनें दिल से एक दूसरे को हर गलती के लिए माफ कर साथ आ जाती हैं और मिलकर रेस्टोरेंट चलाने लगती हैं। टैटू वाली बहू। एक छोटे से शहर में सुमेरा नाम की एक लड़की रहती थी। वो बेहद ही खूबसूरत थी। सुमेरा खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत होशियार थी और ऑफिसर बनने के लिए सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। उसका सपना था कि वो पढ़ लिख कर एक आईएएस ऑफिसर बने। सुमेरा आईएएस ऑफिसर बनने के लिए दिन रात पढ़ाई में लगी रहती थी। आईएएस ऑफिसर बनने के साथ साथ उसका एक और सपना था अपने हाथ पर टैटू बनवाना, पर वो कभी अपने हाथ पर टैटू बनवा ही नहीं पाई। जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो उसके माता पिता उसकी शादी के लिए एक बड़ा ही अच्छा लड़का देखते हैं। सुमेरा, हमने तेरे लिए ललित नाम का एक बहुत अच्छा लड़का देखा है। ललित और उसके माता पिता कल ही तुझे देखने आ रहे हैं। अगले ही दिन ललित सुमेरा को देखने आता है और उसे देखते ही सुमेरा पसंद आ जाती है। माँ, मुझे सुमेरा पसंद है। ललित की माँ को भी सुमेरा पसंद आती है और सुमेरा को ललित। माँ, मुझे लड़का पसंद है। और दोनों की शादी तय हो जाती है। कुछ दिनों बाद सुमेरा और ललित के माता पिता उनकी शादी बड़े धूमधाम से करवा देते हैं। एक दिन की बात है, सुमेरा अपनी सहेली के साथ मॉल गई हुई थी। तभी वहाँ उसे मॉल में एक टैटू वाले की शॉप दिखाई देती है। वो वहीं रुक जाती है और शॉप में जाकर टैटू वाले से अपने हाथ पर टैटू बनवाने के लिए कहती है। भैया, मेरे हाथ पर मेरे पति ललित और सुमेरा इस नाम का दिल की शेप का एक अच्छा सा टैटू बना दो ना। फिर टैटू वाला सुमेरा के हाथ पर उसके पति और उसके नाम का दिल की शेप का एक टैटू बनाता है। कितना प्यारा लग रहा है हम दोनों के नाम का ये टैटू। जब ये ऑफिस से घर आएंगे तो मेरे हाथ पर अपने नाम का टैटू देखकर खुश हो जाएंगे। सुमेरा टैटू बनवाकर घर आ जाती है और रात को जब वो अपनी सास और पति को खाना खिलाती है तो उसकी सास उसके हाथ पर टैटू बना हुआ देखती है तो उससे कहती है, ये क्या अपने हाथ पर लाल लाल टमाटर जैसा बनाकर आई है? माँ जी, ये टमाटर नहीं, टैटू है, टैटू। अच्छा लग रहा है ना? छी, कितना गंदा लग रहा है और अजीब भी ये जो तू बनाकर आई है। माँ जी, ये टैटू बनवाना तो आजकल की फैशन है। अरे भाड़ में जा, ये तेरा टाटू टाटू का फैशन। ये कहकर सुमेरा की सास वहां से चली जाती है। तभी सुमेरा का पति ललित भी आ जाता है और वो सुमेरा के हाथ पर अपने नाम का टैटू देखकर उसे कहता है, क्या बात है, आज तो तुमने मुझे अपने दिल में ही उतार लिया। सुमेरा ललित की बात सुनकर खुश हो जाती है और अपना हाथ दिखाते हुए कहती है ना अच्छा? तुम्हें अच्छा लगा ना ये टैटू? मेरा और तुम्हारा नाम मेरे हाथ पर कितना अच्छा लग रहा है ना? मैं कब से टैटू बनवाने का सोच रही थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। आज कहीं जाकर मेरा टैटू बनवाने का सपना पूरा हुआ। उस दिन सुमेरा अपने हाथ में बने टैटू को देखते हुए फूली नहीं समा रही थी। उसे अपने हाथ पर बना टैटू इतना पसंद आता है कि पूरी रात उसकी टैटू देखते ही निकल जाती है। अगले सुबह सुमेरा घर के काम कर रही थी, तभी उसकी ननद आती है और सुमेरा के हाथ पर बने टैटू को देखती है और उसे कहती है,
अरे वाह भाभी, आपने अपने हाथ पर टैटू तो बड़ा ही सुंदर बनवाया है। अच्छा है ना? हाँ, वाकई में बड़ा ही प्यारा टैटू लग रहा है आपके हाथ पर। इतने में ही सुमेरा की सास बोल पड़ती है। अरे क्या खाक अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा बना कर ले आई है। तभी सुमेरा की ननद अपनी माँ से कहती है, क्या माँ, बस भी करो ना, एक टैटू ही तो बनवाया है। सुमेरा अपनी ननद की बात से खुश हो जाती है और अपने हाथ पर बने टैटू को निहारने लगती है। तभी सुमेरा की ननद कहती है, भाभी अब टैटू ही निहारती रहोगी या कुछ खाने के लिए भी लेकर आओगी? ये कहते हुए सुमेरा की ननद हंसने लगती है। सुमेरा भी अपनी ननद की बात सुनकर मुस्कुरा देती है और अपनी ननद के लिए चाय नाश्ता बनाने चली जाती है। कुछ देर बाद अपनी ननद और सास को चाय नाश्ता कराती है। अब तो अपने हाथ पर बने टैटू को देखकर उसके मन में और टैटू बनवाने का शौक चढ़ने लगता है। इसी तरह एक दिन सुमेरा अपने पति के साथ जा रही थी। तभी रास्ते में टैटू वाले को देखकर रुक जाती है और अपने पति से कहती है, ललित, मुझे अपने दूसरे हाथ पर एक और टैटू बनवाना है। एक और टैटू बनवा कर क्या करोगी? एक ही काफी है। देखो सुमेरा, ज्यादा टैटू ना। नहीं, मुझे दूसरे हाथ पर एक बनवाने दो ना। सुमेरा अपने पति ललित की बात नहीं सुनती और टैटू वाले से दूसरे हाथ पे टैटू बनाने के लिए कहती है, भैया मेरे इस हाथ पर एक अच्छा सा स्टार वाला टैटू बना दो ना। टैटू वाला भैया सुमेरा के हाथ पर एक स्टार वाला टैटू बना देता है। अपने हाथ पर स्टार वाला टैटू देखकर सुमेरा खुश हो जाती है और अपने पति ललित को दिखाते हुए कहती है, देखो ना ललित, मेरे हाथ पर स्टार वाला टैटू कैसा लग रहा है? अब तुम्हें पसंद आ रहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ। फिर जैसे ही सुमेरा ललित के साथ घर पहुंचती है तो उसके हाथ पर एक और टैटू देखकर गुस्सा करने लगती। अरे ये अपने हाथ का क्या सत्यानाश करा कर आई है बहू। एक टैटू क्या कम था तेरे हाथ खराब करने के लिए, जो दूसरा हाथ भी खराब करा कर आई है। सुमेरा की सास अपने बेटे ललित से कहती है, अरे ये तेरे साथ गई थी, तू इसे मना नहीं कर सकता था टैटू बनवाने से? माँ, मैंने मना किया था इसे, पर इसने मेरी सुनी ही नहीं। फिर मैं क्या करता जब इसे अपनी ही चलानी थी तो। सुमेरा की सास अब तो अपनी बहू पर ज्यादा भड़क जाती है। एक दिन तुझे ये टैटू का शौक बड़ा भारी पड़ेगा। ये नहीं कि तू अपनी पढ़ाई में ध्यान दे, वो तो करती है नहीं। बस पूरा ध्यान टैटू पर लगाना है महारानी को। अरे इतनी पढ़ाई की है, अपना सपना पूरा करना चाहिए। तुझे तो एक IAS अफसर बनना था ना, अपना सपना पूरा नहीं करना क्या? अरे इस टैटू के भूत को अपने सर से उतार और अपने सपने को पूरा कर, जो तू बचपन से देखती आई है, IAS अफसर बनने का सपना। माँ जी, वो तो मैं बन ही जाऊंगी, पर टैटू बनवाना भी तो मेरा सपना था। फिर आप मुझे टैटू बनवाने से मना क्यों करती हो? अरे एक टैटू तक ठीक था, अब तू दूसरा भी बनवा कर आ गई। देख, मेरा काम था तुझे समझाना, वो मैंने समझा दिया, अब आगे तेरी मर्जी। सुमेरा की सास अपनी बहू को लाख समझाने की कोशिश करती है, पर वो समझने को तैयार ही नहीं होती और टैटू बनवाने के शौक में वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे पाती। बस सारा दिन फोन में टैटू की ही फोटो देखती रहती। फिर कुछ दिन बाद उसके पेपर की डेट भी आ जाती है और वो पेपर भी दे देती है। और कुछ दिनों बाद आज सुमेरा का रिजल्ट आने वाला था। उसे अपने रिजल्ट का बड़ी बेसब्री से इंतजार था और जैसे ही वो अपना रिजल्ट फोन में देखती है, रोने लगती है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सुमेरा को रोते देख उसकी सास भी उससे रोने का कारण पूछती है। अरे क्या हुआ रे, क्यों रो रही है? ऐसा क्या देख लिया फोन में? मेरा सपना, मैं फेल हो गई। मेरी सालों की मेहनत पर पानी फिर गया। मैंने दिन रात एक किया था अफसर बनने के लिए, मेरा वो सपना अधूरा रह गया। मैं हार गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने टैटू के शौक में अपनी जिंदगी का सपना तोड़ दिया। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। आपने मुझे कितना समझाया, पर मैंने आपकी बात नहीं मानी। काश आपकी बात मान ली होती तो आज मेरा अफसर बनने का सपना पूरा हो जाता। देख बेटा, तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया ना, यही बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं, तू फिर से कोशिश करना और अफसर बनकर दिखाना। आखिर बहू किसकी है? अपनी सास की बात सुनकर सुमेरा अपनी सास के गले लग जाती है और आगे से कोई भी गलती ना हो उसका वादा भी करती है। सुमेरा को अपनी उस गलती का एहसास हो जाता है तो सुमेरा की सास और उसका पति भी उसे माफ कर देते हैं।
ननद की शादी। इस कहानी में कोयल है जो अपनी ननद से बहुत प्यार करती है और उसे अपनी बेटी की तरह समझती है। लेकिन क्या ननद करिश्मा को कोयल में माँ की छवि दिखती है? देखिए जरा। अरे मम्मी जी, करिश्मा नहीं आई अभी तक, कहाँ रह गई ये लड़की? अरे वो अपनी सहेलियों के साथ बाजार गई हुई है। मैं आ गई। पता है भाभी, आज शॉपिंग करने में कितना मजा आया। देखो, मैं आपके लिए भी कुछ लाई हूँ। कितनी खूबसूरत है ये साड़ी, ये तो बहुत महंगी होगी। अरे क्या जरूरत थी इसे मेरे लिए लाने की, मेरे पास वैसे भी बहुत सारी है। अरे जब बहू मना कर रही है तो तू रख ले, वैसे भी ना ये साड़ी उस पर जचेगी नहीं। देख, इस साड़ी का रंग तुझ पर कितना अच्छा लग रहा है। माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं ये साड़ी भाभी के लिए लाई हूँ, मैं कैसे रख लूँ? और देखो, ये साड़ी भाभी पे कितनी सुंदर लग रही है। वैसे भी मैं साड़ी का क्या करूँगी, मैं तो साड़ी पहनती भी नहीं हूँ। अरे कल को क्या पता काम आ जाए। बस एक बार मैंने कह दिया ये साड़ी तेरी है तो बस तेरी है। हाँ करिश्मा, मम्मी जी सही तो बोल रही हैं। वैसे भी ना ये साड़ी मुझसे ज्यादा तुम पर खिलेगी। देखो, लग रही है ना अच्छी। चलो, मैं ये सारा सामान तुम्हारे कमरे में रख कर आती हूँ। कोयल सारा सामान रखने चली जाती है। माँ, ये आपको क्या हो जाता है कभी कभी? और आपने वो साड़ी भाभी को क्यों नहीं लेने दी? कितना बुरा लग रहा होगा उनको अब। बुरा? बुरा क्यों लगेगा? वैसे भी इतनी महंगी साड़ी कोई देने की चीज है, खासकर उसे जिसे देना ही नहीं चाहिए। तू भी ना जरा अपनी भाभी से दूर रहा कर। तेरी भाभी है बहन नहीं जो उस पर ऐसे पैसे उड़ाती रहती है। माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? वैसे भी भैया से मेरी कम ही बनती है, जानती हो ना। भाभी ने मुझे हमेशा बहन की तरह प्यार दिया है, अब प्यार के बदले में तो प्यार ही दिया जाएगा ना। वही तो मैं बोलना चाहती हूँ, वो भाभी है तेरी, दूसरे घर से आई है और तू जानती नहीं है आजकल की लड़कियों को। अरे यूं ननद से इतना प्यार करना केवल एक ढोंग होता है, असल में तो वो उसके ससुराल से तुझे भगाना चाहती है। माँ, ये टिपिकल सास वाली सोच ना अपने पास ही रखिए। लगता है यह भी धीरे धीरे इस कोयल की तरह ही बनती जा रही है। अगले दिन। माँ, भैया, भाभी सब कहाँ हो? मुझे आपको कुछ बताना है, यहाँ आओ ना। क्या हुआ करिश्मा, आज बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? हाँ, कोई बड़ी लॉटरी लग गई है क्या जो चीख चीख कर सबको बुला रही हो? अरे क्या हो गया, इतना चीख क्यों रही हो? पड़ोसियों को भी सुनाना है क्या? माँ, भैया, भाभी, बात ही कुछ ऐसी है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। पहले आप सब मुंह तो मीठा कीजिए, फिर बताती हूँ। अब तो मुंह भी मीठा कर लिया, अब तो बताओ क्या बात है? हम भी सुने किस बात से तुम फूले नहीं समा रही हो। पता है, जॉब में बॉस ने मेरा प्रमोशन किया है। जो जॉब की खुशी और आगे बढ़ने की खुशी तो दिखा रही है ना, तेरे सारे पंख काटने का इंतजाम तेरी भाभी ने कर दिया है। अरे तेरी शादी तय कर दी है, समझी? हाँ, समझ गई। ननद तरक्की कर रही है, कमा रही है, तो भाभी से सहा नहीं जा रहा है। सही बोल रही थी माँ, भाभी मुझे जल्द से जल्द घर से निकालने की कोशिश कर रही है। अरे नहीं करिश्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, लड़का बहुत अच्छा है। अरे ऐसा रिश्ता हो जाए ना तो समझो कि मजा ही आ जाएगा जिंदगी में। पता है कि लड़का, लेकिन ये क्या, भाभी की बात सुनने के लिए ननद तैयार ही नहीं थी। भाभी, आप ना रहने दीजिए, माँ सही कहती है। आप भी बाकी भाभीयों की तरह मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और। आप मुझे इस घर से जल्द रफा दफा करना चाहती हो ना? अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो। गलत तो मैं आपको पहले समझ रही थी, आपकी असलियत तो अब मेरे सामने आई है। कहते हैं भाभी माँ समान होती है, पर आप मुझे आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी। सास को जो चाहिए था वो तो हो गया था। अरे वही तो, कमा रही है, आगे बढ़ रही है, पर इससे ना देखा नहीं जा रहा। माँ, मुझे ना शादी नहीं करनी है। अरे लेकिन करिश्मा, एक बार लड़के से तो मिल ले, ऐसा रिश्ता जल्दी नहीं मिलता। अगर तू मेरी ननद की जगह बेटी भी होती ना तो मैं वही शादी करती। अरे अभी तक तो तूने लड़का देखा तक नहीं और पहले ही बोल रही है। लड़का बहुत अच्छा दिखता है, सरकारी नौकरी करता है, और क्या चाहिए बोल? हाँ करिश्मा, पहले एक बार लड़के को तो देख ले, अगर पसंद नहीं आया तो कोई तुमसे जबरदस्ती नहीं करेगा।
तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। ये क्या बोल रही है? अरे परसों लड़के वाले आने वाले हैं और तुमने भी तो बोला था कि करिश्मा को ये लड़का अच्छा लगेगा, शादी तय हो जाएगी। मम्मी जी, मुझे सच्ची में लगा कि करिश्मा को पसंद आएगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि करिश्मा को अभी शादी नहीं करनी है। भाभी, ये सब ना आपकी वजह से हुआ है। आपको मेरी शादी की बात करने से पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। और ये बात नहीं है कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। बात ये है कि मैं इससे नहीं, मैं किसी और लड़की को पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। क्या? और वो भी तुझे पसंद करता है? काम क्या करता है? कितना कमा लेता है? घर परिवार सब कैसा है? रुक जाओ माँ, एक ही बार में आपके सारे सवालों के जवाब तो नहीं दे सकती ना। बताती हूँ। मेरी ही कंपनी में काम करता है, मेरा सीनियर है और अच्छा खासा कमा लेता है। उसकी फैमिली भी इसी शहर में रहती है। मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि करिश्मा किसी को पसंद करती है। और करिश्मा, अगर ये बात तुम हमें पहले ही बता देती ना, तो हम तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढते ही नहीं। बहू, कितनी जल्दी पलट गई। अभी मेरे साथ थी, अचानक से करिश्मा की साइड चली गई। मम्मी जी, मैं किसी के साइड नहीं थी, मैं बस करिश्मा की खुशी चाहती हूँ। पर मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अरे लव मैरिज का कोई पता नहीं। अरे लड़के लड़की के बीच में कभी झगड़ा हो गया तो? और हमें तो ये भी नहीं पता कि लड़के के घर वाले इस शादी के लिए मानेंगे भी या नहीं। लेकिन माँ, क्यों? अगर उसके घर वाले नहीं माने तो आप मान जाओ ना। उसके घर वाले मान भी गए तो भी मैं इस शादी के लिए हाँ नहीं बोलूंगी। लेकिन मम्मी जी, लव मैरिज में खराबी क्या है? आजकल सभी लव मैरिज कर रहे हैं। और ये हमारी करिश्मा के लिए और भी अच्छी बात है कि वो लड़की को पहले से ही जानती है, वरना अरेंज मैरिज में कौन किसे जानता है। ये तो लॉटरी की तरह है, लग गई तो ठीक, नहीं तो फंस गए। हाँ माँ, भाभी सही कह रही है। और आप बुरा क्यों सोच रही हो? वैसे तो आप भाभी के लिए बुराई बोलती रहती हो। अब तो ना मुझे आप पर ही शक हो रहा है। अब नहीं, मैं लव मैरिज नहीं होने दूंगी। और तो और चाहे जो हो जाए, मैं नहीं मानने वाली। बहू, मैंने तुझे कहा था ना कि लड़के वालों को आज बुला ले। क्यों नहीं बुलाया तूने? क्योंकि माँ जी, पहले मैं करिश्मा के मन को पढ़ना चाहती थी। करिश्मा मेहनत कर रही है, कमा रही है, आगे बढ़ रही है। उसकी शादी के लिए कैसे जबरदस्ती करवा सकती हैं आप? नहीं माँ जी, करिश्मा की शादी तो वहीं होगी जहाँ वो चाहेगी। मैं और उसका भाई हमेशा उसके साथ खड़े होंगे। क्यों जी? हाँ, मेरी बहन खुश रहे, मैं बस यही चाहता हूँ। करिश्मा, कल ही बुला ले उस लड़के को। करिश्मा भाभी के गले लग जाती है। चुड़ैल की बांसुरी। एक सुहाना सा दिन होता है और मगन, रामलाला, चंदन, राजन, तपन और गोलू के पापा गांव के बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी शाम की गपशप कर रहे हैं। अरे रामलाला और चंदन, तुम्हारी फसल कैसी चल रही है इस साल? अरे बंधु, क्या बताएं, बारिश ने तो परेशान कर रखा है। सही बात, बारिश की कमी ने दिमाग खराब कर दिया है। सरपंच गांव वालों के लिए एक खबर लेकर आता है। अच्छा मेरे गांव के भाइयों, सुनो जरा। हमारी सरकार ने किसानों के लिए शहर में एक सेमिनार का आयोजन किया है, जिसमें वो खेतों के बारे में और भी कुछ जानकारी देंगे। तो मुझे लगता है कि हमें वहां जाना चाहिए। सरपंच जी, मेरे खेतों में कीड़ों ने परेशान कर दिया है, उसके लिए कुछ जानकारी मिलेगी क्या? बिल्कुल, तुम्हारे खेतों के बारे में तुम्हें सारी जानकारी देंगे वो लोग। तुम तीनों को जाना चाहिए, बहुत फायदा होगा तुम्हें उससे। ये कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है और तीनों सोचते हैं कि वो शाम के वक्त मैदान पर मिलेंगे और वहीं से रवाना हो जाएंगे। तीनों दोस्त मैदान पर मिलते हैं और जैसे ही निकलना शुरू करते हैं, तभी एक बांसुरी की आवाज सुनकर वो भी उसी ओर सम्मोहित स्थिति में चलना शुरू कर देते हैं। कुछ बच्चे हर बार की तरह अपना दोपहर का फुटबॉल का गेम खेल रहे हैं। पकड़ लिया, पकड़ के दिखा मुझे, इतना भी नहीं कर सकता।
अच्छा कितना भागेगा? आखिरकार तो मेरी पकड़ में आ ही जाएगा। हाँ तुझे पता नहीं तपन, राजन कितनी तेज दौड़ लगा सकता है। खेलते खेलते अचानक से एक बांसुरी की मीठी आवाज सुनाई पड़ती है। सारे बच्चे उसका पीछा करने लगते हैं। शाम हो गई है और बच्चों के घर न आने की वजह से उनकी माँ मैदान में पहुँच जाती है। राजन बेटे, अरे ओ राजन बेटे, किधर चले गए? इतनी देर हो गई, घर वापस क्यों नहीं आए बेटे? तपन बेटा, चलो घर, शाम हो गई है, कितना खेलोगे? और गोलू, ओ गोलू। तीनों की माँ एक दूसरे को देखने लगती है और उन्हें एहसास होता है कि उन तीनों के बेटे घर आए ही नहीं। अरे राजन और गोलू की मम्मी, आप इधर? राजन और गोलू घर नहीं आए क्या अभी तक? नहीं तो दोपहर में राजन मुझे बताकर गया था कि वो तपन और गोलू के साथ खेलने जा रहा है। मैंने सुना है कि गांव में एक चुड़ैल घूम रही है, कहीं वही तो नहीं ले गई ना हमारे बच्चों को? ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, हम तीनों अलग अलग जगह ढूंढते हैं, इधर ही खेल रहे होंगे तीनों बच्चे। ये कहकर तीनों बच्चों की माएं उन्हें ढूंढने निकल गई। बहुत देर हो गई और फिर भी तीनों बच्चे मिले नहीं। तीनों की माएं मैदान पर फिर से मिलती हैं। सुनिए जी, ये तीनों मिल ही नहीं रहे और मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम सरपंच से जाकर बात करते हैं, वो हमारी मदद करेंगे। गोलू की माँ सही कह रही हो, चलो चलते हैं। एक उम्मीद की आशा लेकर तीनों अपने बेटों की फिक्र में सरपंच के घर जा पहुंचती है। सरपंच अपनी शाम की चाय पी रहे हैं और अखबार पढ़ रहे हैं। तभी तीनों की माँ हड़बड़ी में भागकर उनके पास आती है। अरे अरे, आप तीनों इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या हुआ? ऐसी क्या बात हो गई? तिवारी जी, हमारे लड़के दोपहर से खेलने गए हैं और अब तक लौटे नहीं हैं। हमने उन्हें सब जगह ढूंढा लेकिन हमें वो मिले ही नहीं, इसीलिए हम भागकर आपके पास आ गए। अच्छा, इनके पिता कहाँ है? ये कुछ काम के लिए शहर गए हैं, इसीलिए हम भागकर आपके पास आए हैं। हाँ, मैं उसके बारे में भूल ही गया था। एक काम कीजिए, मुझे उस जगह लेकर चलिए जिधर वो आखिरी बार खेल रहे थे। सरपंच घर से एक डंडा लेकर तीनों के साथ मैदान की ओर निकल पड़ते हैं। तीनों मैदान पर पहुंच जाते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए कुछ सुराग खोजना शुरू करते हैं। आपको कोई ऐसी जगह पता है जहाँ ये तीनों साथ में मिलते हैं? नहीं जी, ऐसी तो कोई जगह नहीं पता। अचानक से वही बांसुरी की आवाज आना शुरू हो जाता है और सरपंच सम्मोहित होकर उस आवाज की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अरे तिवारी जी, आप ठीक तो हैं? कहाँ जा रहे हैं? अरे ओ तिवारी जी, वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं क्या? सरपंच बांसुरी की धुन में झुककर उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। ये आवाज कैसी? ऐसा लग रहा है कि कोई बांसुरी बजा रहा हो। हाँ, सरपंच जी भी उसी दिशा में जा रहे हैं। सरपंच का पीछा कर तीनों मैदान के टूटे हुए बंगले पर पहुंच गए और सरपंच के पीछे दरवाजे के अंदर घुस गए। तीनों बंगले के अंदर झांकते हैं तो देखते हैं कि बहुत अच्छे से संभाला गया है बंगला। उतने में एक हंसी की आवाज आती है। मेरी बांसुरी, तूने मुझे आज तक कभी तंग नहीं किया, हमेशा अपने जादू से लड़कों को खींच लाती है। ये बोलते ही राजन की माँ को तीनों बच्चे और उनके पिता वहाँ चुड़ैल के पास लेटे हुए दिखते हैं। अरे वो देखो, गोलू के पापा। अरे रे! अरे गोलू की माँ, आप चुप रहिए ना जरा। उस चुड़ैल ने देख लिया तो हम भी फंस जाएंगे। इन्हें बचाएगा कौन? लगता है ये शहर गए ही नहीं और इस चुड़ैल ने इन सबको भी यही बुला लिया है। अब हमें इन्हें छुड़ाना होगा। एक काम करते हैं। राजन की मम्मी गोलू और तपन की मम्मी को एक प्लान बताती है। बिल्कुल सही कह रही हो राजन की मम्मी, चलो आज इस चुड़ैल को मजा चखाते हैं। तीनों माएं अपने छुपने की जगह से बाहर निकलती हैं और एक्टिंग करना शुरू कर देती है। ये तो बढ़िया है, अब इसका असर औरतों पर भी हो रहा है। वाह जी वाह! तीनों माएं चुड़ैल की थोड़ा करीब आती हैं। राजन और गोलू की माँ चुड़ैल को पकड़ लेते हैं और तपन की माँ बांसुरी हाथ से पकड़कर तोड़ देती है। अरे पागल औरत, ये क्या कर दिया? मेरी बांसुरी को तोड़ दिया। अब मेरी शक्तियाँ खत्म हो जाएगी। तुम्हें तो अरे तुझे क्या लगा चुड़ैल कहीं की?
हमारे बच्चों को और पतियों को हाथ लगाएगी तू? बांसुरी टूटने की वजह से चुड़ैल खाक होकर गायब हो जाती है और सारे लोगों की आंख खुल जाती है। सब अपने परिवार को लेकर उस बंगले से बाहर निकल जाते हैं। कहते हैं ना, नारी